नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और दिल्ली से मेरे साथ अभिषेक और डिम्पी हैं। तो बाजार में तो आज ऑटो स्टॉक्स ने, ऑटो सेक्टर ने रफ्तार पकड़ी हुई है। आयशर मोटर पर एक बुलिश रिपोर्ट आई और उसके अलावा आप जितने भी टू व्हीलर सेगमेंट के स्टॉक्स देखें, चाहे वो बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, वहां पर आपको मूव दिख रही है। मंथ एंड होने वाला है और हम जानते हैं कि टू व्हीलर सेगमेंट के सेल्स डेटा पिछले महीने के भी अच्छे आए थे, पीवी सेगमेंट के भी कुछ नंबर्स अच्छे आए थे और उसी सर्च पर हमने देखा मारुति जैसे स्टॉक्स चले भी हैं। लेकिन आज पूरा ऑटो पैक और ये पिछले 2-3 दिन से कॉम्बिनेशन दिख रहा है। उसके अलावा जहां अच्छी मूव्स टाटा स्टील पर, क्योंकि मूडीज का एक रेटिंग अपग्रेड आया है, वो आप उसके वजह से आप देखें तो वहां मूव है। इनफैक्ट पूरा मेटल प्लैक में आपको इतनी मूव नहीं दिख रही, लेकिन स्पेसिफिक एक्शन एज पर द न्यूज जरूर हमें देखने को मिल रहा है। बाजार हालांकि स्ट्रगल जरूर कर रहा है अपने 19,600 19,650 एक रेंज के बीच में है, लेकिन अभी एटलीस्ट अपना जो एक दूसरा नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट है 19,600 का, 19,650 का, उसको भी प्रोटेक्ट जरूर किए हुए है। लेकिन बाजार में आपको पॉकेट्स, सेलेक्ट पॉकेट्स से ही मूव आ रही है। मिड कैप स्पेस, स्मॉल कैप स्पेस में आप देखें तो वहाँ मिड कैप पीएसयू बैंक्स, वहां से आपको एक मूव जरूर दिख रही है, लेकिन थोड़ी सी इरोड अब गेंस वहां पर भी हुए हैं। यूनियन बैंक, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक जहां मूव थी वहां गेंस इरोड हुए और हमने देखा कि बैंक निफ्टी स्लिप भी हुआ है। लगभग 44,600 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में स्ट्रैटेजी कहाँ रखनी चाहिए? लेकिन कुछ स्टॉक्स वापस जरूर आए हैं मिड कैप स्पेस में, डिक्सन जैसे स्टॉक्स, क्योंकि यहाँ जो इम्पोर्ट कर्व्स हैं वहाँ शायद रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। वो एक कॉम्बिनेशन सेट ऑफ स्टोरी उन सभी सेक्टर, इससे जो मैन्युफैक्चरिंग थीम से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक ट्रिगर जरूर हुई है। और आप देख रहे हैं डिक्सन जैसे स्टॉक्स में मूव दिख रही है। वरुण बेवरेजेस वापस निकल कर आया है। तो ये तो सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब तक बाजार ने, डिम्पी, ये जो एक बैंड है उससे सपोर्ट को अभी तक रिस्पेक्ट किया हुआ है 600 650 का। और सिर्फ लल सी मार्केट है, अगर आप पर्टिकुलर सेक्टर्स देखें उधर ही एक्शन है, अदरवाइज इंडेक्स पे तो कोई बड़ा एक्शन देखने को भी नहीं मिल रहा है। क्या, कैसे व्यू करना चाहिए इस वक्त इंडेक्स के लेवल्स को? देखिए प्रियंका, आपको हमने सुबह भी यही बात कही थी कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, कल भी यही बात की थी कि मार्केट एक रेंज में रहेगा, दोनों की रिस्पेक्ट करेगा। ना तो सपोर्ट वालों के पास इतना दम है कि उस सपोर्ट को तोड़ दिया जाए, ना ही रेजिस्टेंस वालों के पास ऐसा है कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया जाए। मार्केट इस समय थोड़ा लीडरशिप ढूंढने की कोशिश कर रहा है और एक्चुअली जो 3-4 दिन का फॉल हुआ है उसको थोड़ा एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। सुबह हमने एक वर्ड आपके सामने बोला था कि मार्केट एब्जॉर्ब कर रहा है सारी चीज़ों को। आज आप देखिए मार्केट ने एक चीज़ और एब्जॉर्ब किया। सुबह आप ग्लोबल मार्केट्स उतने अच्छे नहीं थे, अभी भी डाउ फ्यूचर्स बकायदा थोड़े नीचे चल रहे हैं, लेकिन मार्केट इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एब्जॉर्प्शन जो है ना मार्केट की, वो आज और कल कंटिन्यू रह सकती है। हो सकता है कल अगर आप बड़े गैप के साथ खुल जाएं, गैप डाउन के साथ खुले, तब अलग बात होगी। अगर आपने गैप के साथ कुछ नहीं किया तो फिर दिक्कत होगी। एक और पॉइंट मैंने आपको सुबह और नोटिस कराया था जो मार्केट पे अपना असर छोड़ रहा है, छाप छोड़ रहा है, वो एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग का कम होना। ये 50% से कम हो गई है। देखिए यहीं से हम शुरू हुए थे, करीब 45% से हम एवरेज से शुरू हुए थे, 65 तक गए थे। मार्केट ने 600 पॉइंट की रैली नॉन स्टॉप दिखाई। अब 600 पॉइंट आप करेक्ट हो गए, मार्केट में एफआईएस भी वहीं पहुंच गए। तो इसलिए अब ये आके ना एक जंक्शन सा बन गया है जहां पर एफआईएस, सपोर्ट, मार्केट की लीडरशिप, बायर्स के पास भी अच्छा रीजंस है तो सेलर्स के पास भी अच्छे रीजंस हैं। सेलर इसलिए खुश हो सकते हैं कि बाजार नहीं चल रहा, बायर इसलिए खुश हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। तो ये आगे भी जारी रहेगा जब तक कोई बड़ा रेंज, बड़ी कोई खबर या बड़ा कोई लेवल आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के तौर पर नहीं मिलता। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनका स्वागत करते हैं और फिर उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक हमारे साथ मेहमान होंगे। बिल्कुल तो बाजार बिल्कुल दायरे में है। और अगर आप सुबह के 10 बजे के लेवल्स को अभी के लेवल से कंपेयर करेंगे तो शायद आपको ये एहसास होगा कि आखिर बाजार आज खुले क्यों। आज तो डिम्पी दिक्कत ये भी हो गई थी कि हेडलाइन कैसे बने, रिपोर्ट्स ना आती तो शायद हेडलाइन नहीं बनती आज कायदे से। आज खबरों का ऐसा सूखा है, लेकिन आप उम्मीद करेंगे कि एक्सपायरी एक बार हो जाए उसके बाद फिर से बाजार में रौनक लौटते हुए दिखेगी। करीब करीब 2% सितंबर सीरीज में निफ्टी चला है और 2% अगर इसलिए चला है क्योंकि निफ्टी बैंक से सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिला है। निफ्टी बैंक की चाल बिल्कुल सपाट रही है। जरा मेहमानों को जोड़ते हैं, आपके लिए ट्रेडिंग की कॉल्स भी लेंगे और बाजार की दिशा भी यहां से समझते हैं। हमारे साथ हैं हमारी आज के खास मेहमान फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल हैं और इसके साथ साथ एक्सिस सिक्योरिटीज की राजेश पालविया हैं और फंडामेंटल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं इंडी ट्रेड कैपिटल के सुदीप बंदोपाध्याय। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है स्वदेश पर। राजेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट है, 60 अंकों के दायरे में 20,000 के इंडेक्स वाला निफ्टी घूम रहा है। बताइए, ये सुस्ती का आलम है।
आपको क्या लगता है कि ये इसी सुस्ती के साथ आज का दिन खत्म हो जाएगा, या फिर कोई यहां से तस्वीर पलटेगी 1 घंटे का जो सत्र बचा उसमें? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, तस्वीर पलटने के लिए निफ्टी को लेवल क्रॉस करना होगा 19,750 19,800 का। उसके बाद ही हमें एक मार्केट में जो सुस्ती का माहौल है वो फुर्ती के माहौल में बदलते हुए दिखेगा। और हम एक्सपायरी वीक में हैं, तो काफ़ी कुछ जो मूवमेंट है वो डिपेंड करता है कि आपका कॉल पुट कंसंट्रेशन किस तरीके से प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। डेटा को अगर हम देखें तो 19,800 पे मेजर कॉल राइटर्स यहाँ पे एक्टिव है, तो हमें लगता है ये लेवल थोड़ा टफ होगा मार्केट के लिए अब एक्सपायरी में क्रॉस करना। जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होगा, शॉर्ट कवरिंग का मूव नहीं बनेगा और मार्केट में ऑलमोस्ट जो कॉल राइटर्स है वो सारी प्रीमियम हमें लगता है कि वो जीरो होते हुए दिखेगी। तो ये दबाव उस टेक्निकल रीजन के कारण मार्केट में इंडेक्स में स्पेशली देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर है। आज देखें तो ऑटोमोबाइल स्टॉक्स वापस से लाइमलाइट में, काफी मिड कैप स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम वापस बनते हुए दिखा है। बैंक निफ्टी की भी बात करें तो 44,800 45,000, ये जब तक दोनों लेवल क्रॉस नहीं होंगे, यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड दायरा ही रहेगा एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें लगता है कि अब मेजर मूव जो अनफोल्ड होते हुए दिखेगा वो या तो एक्सपायरी के दिन कोई बड़ा ब्रेकआउट हमें लगता है आते हुए दिखेगा, या फिर ये सीरीज के बाद अक्टूबर सीरीज जब स्टार्ट होगी तब वहां से वापस से मार्केट के नए मूव बनते हुए दिखेंगे। टाइम बिंग के लिए एक रेंज बाउंड ही ट्रेड सेटअप रहेगा। 19,500 550 एक मजबूत सपोर्ट है, उसके आसपास जब भी आता है तो बाय करें। पुल बैक में 19,700 आसपास अपना प्रॉफिट बुक करें। यही एक ट्रेड सेटअप अभी हमें लगता है निफ्टी के लिए देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाजार पर ये भी, लेकिन एक बार ये समझ लेते हैं कि अब जो आज का सत्र बचा है, ट्रेड के मौके कहां पर बन रहे हैं। ध्वनि, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? क्या तेजी के सौदे हैं इस सुस्ती के माहौल में भी, या फिर कुछ शॉर्ट्स की भी आप रणनीति लेके आई हैं आज? गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरी तरफ से दोनों ही बाय ट्रेड्स रहेगी। ओवरऑल मार्केट का भले ही यहाँ पे मूड नहीं बन रहा है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें काफी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एमएनएम का स्टॉक है जिसे हम यहाँ पे बाय के लिए फर्स्ट रेकमेंड करते हैं। ओवरऑल स्टॉक का यहाँ पे एक ट्रेजेक्टरी है, प्राइमरी जो है वो यहाँ पे बुलिश बना हुआ है। आज के दिन की अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक जो है वो अपनी 20 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है उसके ऊपर सपोर्ट लेके वापस से हमें एक रिबाउंड स्विंग ट्रेड दे रहा है। करंट लेवल से आपको इसके अंदर एंटर करना है। टारगेट इसका है वो 1680 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 1580 का लेके चलना है। दूसरा यहाँ पे जो है वो चोला फाइनेंस का स्टॉक है। ओवरऑल स्टॉक की यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बनी हुई है। यहाँ पे भी हमें एक स्विंग ट्रेड ही विटनेस करने को मिल रहा है। करंट लेवल से आपको इसके अंदर एंटर करना है। टारगेट 1250 से 1280 का बनता है इसके अंदर। स्टॉप लॉस जो है वो आपको 1175 का लेके चलता है। चोला फाइनेंस और साथ ही एमएनएम, चोला में अच्छे ब्लॉक्स पिछले हफ्ते हुए, आप देख रहे हैं इनकाउंटर्स को मोमेंटम में है, और एमएनएम पूरे ऑटो पैक में ही तेजी है, जिस पर राइड कर रही है इस वक्त ध्वनि भी, और हमारे पास राजेश की भी कॉल्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स भी डिस्कस करते हैं और उनमें क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, क्योंकि जितने भी सीमेंट काउंटर्स हैं, चाहे ये सीमेंट काउंटर में ग्रासिम से रैमको सीमेंट, फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, अब आप एसीसी में भी देखें तो अच्छा बिल्टअप दिख रहा है और आपको ओवरऑल सीमेंट काउंटर्स में मूव दिख रही है, क्योंकि प्राइस हाइक की फिर से खबर है अक्टूबर वीक में, फर्स्ट वीक में। तो क्या सीमेंट काउंटर्स में कोई नया कोई स्टॉक रडार पर आ रहा है यहाँ पर राजेश, या फिर जिनके पास पोजीशन ऑलरेडी रैमको जैसे स्टॉक्स में है जिनमें मूव चल रही है उस पर राइड करें अभी? बिल्कुल प्रियंका जी, आज सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम है। रैमको सीमेंट में यहाँ पे सेकंड कंसेक्यूटिव डे जहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग एक्शन बनी है। स्टॉक ने प्रीवियस स्विंग हाई क्रॉस किया, तो रैमको सीमेंट तो हमारे बाइंग रडार पे है। हमें लगता है कि अब ये 925 के ऊपर सस्टेन रहा तो नेक्स्ट टारगेट 955 960 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो ये स्टॉक को बाय साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 918 रुपए के आसपास। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है अंबुजा सीमेंट का। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिकवरी का ट्रेड आज यहाँ पे बनते हुए दिखा है। जिस तरीके से अब 425 रुपए के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है अगर ये इसके ऊपर अब कंटिन्यू रहा तो इसका नेक्स्ट जो लेवल बन सकता है वो 445 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो अंबुजा सीमेंट पे भी हमारा व्यू स्लाइटली बुलिश है। पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। 425 स्टॉप लॉस से यहाँ पे भी पोजीशन लॉन्ग साइड का ओपन रखा जा सकता है।
ये तो सीमेंट पैक से यहाँ पर ट्रेड्स हो गए राजेश, अदरवाइज इसके अलावा आपने ओवरऑल क्या ट्रेड्स हमारे व्यूअर्स के लिए आइडेंटिफाई किए हैं वो भी बताएं। पहला ट्रेड प्रियंका जी ओएनजीसी पे रहेगा। स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, सीरीज के आखिरी पड़ाव पे स्टॉक अपने हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, हमें लगता है ओएनजीसी में यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होगा टुवर्ड्स एक्सपायरी 197 199 तक की अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 183 का। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है जी शिपिंग का। काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने देखा है पिछले 10-15 मिनट में, ये स्टॉक में विद वॉल्यूम एक्शन आते हुए दिखा है। जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक में अब एक कंसोलिडेशन रेंज के होते हुए दिखे, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लग रहा है 880 890 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। जी शिपिंग छोटे मोटे डिक्लाइन में भी ऐड करें, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 830 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो रहेगा ऑटोमोबाइल स्पेस, और उसमें हमें लगता है बजाज ऑटो पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। बजाज ऑटो में देखें तो आज के सेशन में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है। स्टॉक पूरा ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर स्पेस एक अच्छा मोमेंटम कैरी कर रहा है। स्टॉक में जो ब्रेकआउट लास्ट वीक में हुए थे वो ब्रेकआउट ऑलरेडी इंटैक्ट है, उसी के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। बजाज ऑटो में हमें लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम 5140 की तरफ ये स्टॉक को लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 5040 का। ठीक है सर, आपने 3 शेयर दिए हैं, एक तो ओएनजीसी दिया है, ये एक बढ़िया लग रहा है शेयर, थोड़ा चला हुआ है और आगे भी चल सकता है। बजाज ऑटो, ऑटोज़ के अंदर रोल ओवर के नंबर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। आज हमने 12 बजे में हमारी पहली कॉल बजाज ऑटो थी, अच्छी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। और दूसरा क्योंकि शिपिंग काउंटर सब में तेज़ी है, तो जी शिपिंग भी आपके लिस्ट के अंदर है, तो ये भी फ्लेवर के साथ मैच कर रहा है। तीनों शेयर आपके बहुत ही बढ़िया, और आपने अच्छे से ये रिसर्च करके पढ़ाई करके आपने ये शेयर रखे हैं। सुदीप बंदोपाध्याय इस बीच हमारे साथ हैं। सुदीप सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सुदीप सर, मार्केट ना एक ऐसे लेवल पर आ गया था कि जहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड थी, वह प्रॉफिट बुकिंग आई है। इससे ज़्यादा डीप कट तो आपको नहीं लगते है ना मार्केट के अंदर इन द टर्म्स ऑफ पॉइंट्स परसेंटेज? ठीक है, ये तो मार्केट का नेचर है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, बट ज़्यादा आपको प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है ना इस समय बाजार में? गुड आफ्टरनून डिम्पी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम की गुंजाइश शायद मार्केट में अभी नहीं है। शंका की बात सिर्फ एक ही है कि जो जियोपॉलिटिकल जो स्थिति बनी हुई है वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है, और कुछ हद तक इसी के कारण ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहा है और ऊपर एक लेवल तक पहुंच गया है, वहीं पे घूम रहा है 90 से 100 के बीच में, जो कि इंडिया के कंफर्ट जोन के बाहर है। तो ये ऑयल प्राइसेस को लेके और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज को लेके थोड़ा शंका है। बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो पॉजिटिव है इंडिया के लिए, और एक जो फैक्टर था बहुत बड़ा मॉनसून का, वो भी लगभग सोल्यूशन हो गया है। मॉनसून भी मोटा मोटी ठीक ठाक हो गया है, और उम्मीद ये किया जा रहा है कि जो रबी क्रॉप आएगा, अराइवल होगा, वो ठीक ठाक ही होगा, जिसके चलते हमारे इन्फ्लेशन के आंकड़े और भी सीपीआई के आंकड़े कम हो जाएंगे, जो कि आरबीआई को हेल्प करेगा इंटरेस्ट ब्याज दर कम करने में। सो ओवरऑल इंडियन फंडामेंटल्स, इंडियन इकोनॉमी ठीक ठाक है, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है। एफआईआईज की तरफ से बिकवाली जरूर आया है सितंबर के महीने में, पर इसका कारण इंडिया स्पेसिफिक नहीं है, इसका कारण ग्लोबल रिस्क ऑफ जो थोड़ा मूड हुआ है, यूएस इंटरेस्ट रेट कम ना होने की संभावना सामने आया है, इसी के कारण। सो इसको एक साइड में हम रख के इंडिया के बारे में बात कर सकते हैं, और उससे ये साफ लग रहा है कि मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव है, और ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी मार्केट में जरूर रहेगा, और एक लेवल तक ऊपर आने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मार्केट के हेल्थ के लिए भी सही है। ठीक है, डन। तो मैं लेवल, ये आपने बात सही कही सर, और मैं भी बस लेवल्स के ही हिसाब से हम बात रख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले प्रियंका भी पूछ रही थी कि मार्केट को क्या हुआ, तो हमने कहा सिर्फ लेवल्स की वेट हो रही है। राजेश सर से पूछा कि क्या हुआ, तो राजेश सर भी कह रहे हैं सिर्फ लेवल्स की वेट हो रही है। तो सिर्फ लेवल्स की वेट हो रही है, जैसे से लेवल्स गाइड करेंगे हम वैसे से आपके सामने रणनीति रखेंगे। फिलहाल डरने घबराने या एज सच कुछ पैनिक होने की सिचुएशन एज सच मार्केट के अंदर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। खुश बोरा इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा ऑप्शंस का चैंपियन पता कर लेते हैं। उनके काफ़ी हिट जाती हैं कॉल्स। कल एमसीएक्स गया, उससे पहले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट गया। आज देखते हैं वो कौन सा ट्रेड दे रहे हैं।
सर 2 शेयरों की ऑलरेडी बधाई, एमसीएक्स की और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की। आपने दोनों शेयर अच्छे से आइडेंटिफाई करके उनको बताया टारगेट्स। आज आपका थोड़ा चैलेंज बढ़ गया होगा, 28 तारीख की एक्सपायरी है, 26 तारीख दोपहर को आप बता रहे हैं ऑप्शन, थोड़ा संभल कर। जी हाँ डिम्पी, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड आफ्टरनून और इस हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आप बजाज फाइनेंस एक है जो लिस्ट में और ऐड कर सकते हैं, जो हमारा 100 रुपए का कॉल करीब 300 रुपए के ऊपर तक चला गया था। तो बिल्कुल जैसा आपने बताया, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी हिसाब से हमने जो आज कॉल चुना है वो है टीवीएस मोटर का। देखिए इसमें भी हम एक अच्छा खासा अपस्विंग देख रहे हैं और चार्ट्स में अगर आप देखें तो बहुत क्लियर आपको ब्रेकआउट दिखेगा। और एक फ्लैटिश मार्केट में जब स्टॉक इस तरह से सस्टेन करता है तो उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ये बहुत क्लियरली एविडेंट हो जाती है। तो टीवीएस मोटर का 26 अक्टूबर वाला जो कॉल है 1540 का, करीब 45 टू 47 की रेंज में बाय करें। यहाँ आपके लिए टारगेट जो है वो 65 और 85 के रहेंगे। स्टॉप लॉस 25 को लेके चलें। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका जो मैक्स प्रॉफिट है ये 28,000 का और जो मैक्स लॉस है ये 14,000 का। तो 2:1 का रिस्क रेशियो हमने ध्यान में रखते हुए एमसीएक्स का 1540 का, लेकिन 26 अक्टूबर वाली एक्सपायरी का कॉल आपके लिए आज प्रेजेंट किया है। ठीक है, ये अक्टूबर वाली एक्सपायरी का दे रहे हैं। आप यकीन मानेंगे आज ना नीलेश जैन थे हमारे साथ, उन्होंने भी ऑप्शंस का, खुश सर एक बार रहिएगा आप भी, हाँ वो भी हमारे साथ थे आज, उन्होंने भी सेम स्ट्राइक सेम शेयर चुना। अच्छा फ़र्क पता सिर्फ क्या है, उन्होंने दिया सितंबर की एक्सपायरी एंड का और आप दे रहे हैं अक्टूबर एक्सपायरी एंड का। कुल मिला के इन दोनों चीज़ों से 2 चीज़ साफ़ हो रही है, पहला शेयर में दम है, दूसरा जिनके पास शेयर पड़ा है वो रोल ओवर करके जा सकते हैं, तीसरा अगर ऑप्शंस में एक्सपेरिमेंट करना है तो ऑप्शंस दोनों अवेलेबल हैं, सितंबर वाली भी अवेलेबल है वो भी एक्टिव है और अक्टूबर वाली तो ऑलरेडी खुश ने आपको बताई दी वो भी एक्टिव है। ठीक है, तो आपका जो प्रॉफिट है 28,000 रुपये का और 14,000 रुपये का लॉस है, तो एक ही लॉट रख लेना बहुत हो जाएगा, 28,000 रुपये कम नहीं होते, एक सौदे से निकल के आ जाए। और ये वैसे भी आपको ज़्यादा देर रखेगा नहीं, मोमेंटम वाला शेयर है ना। ऑटोज़ के अंदर अभी देखिए थोड़ी देर पहले राजेश सर ने भी बजाज ऑटो दिया है, ऑटो सबसे फेवरेट इस समय रोल ओवर के नंबर के साथ और अभी आने वाले मंथली नंबर के साथ एक्टिव हो जाएगा। तो टीवीएस मोटर इंटरेस्टिंग है। धोनी कोई ऑटो शेयर आपकी लिस्ट में है या आप भी टीवीएस मोटर को एंडोर्स करेंगे? अगर एंडोर्स करेंगे तो 3 वोट हो जाएंगे हमारे पास फिर। जी मैंने ऑलरेडी, मेरी सबसे पहली पिक थी वो महिंद्रा एंड महिंद्रा थी ऑटो सेगमेंट से, मैंने उसी को रेकमेंड करा है, तो उसी के साथ मैं जाना चाहूंगी। ऑटोज में वो यहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है। टीवीएस मोटर की भी जहाँ पे बात करते हैं तो स्टॉक का जो अप ट्रेंड है वो बरकरार है। स्पॉट लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पे छोटा सा ट्रेडिंग टारगेट जहाँ पे मिलता है तो 1560 तक का हमें इजीली इसके अंदर टारगेट अचीवेबल मिल सकता है। और नीचे की तरफ आप इसके अंदर जो स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है तो स्टॉप लॉस भी इसके अंदर काफी छोटा बन रहा है, आपको 1525 का स्टॉप लॉस लगाना है। ठीक है, डिम्पी ने ये जो कॉल ली, लेकिन मुझे एक बार अभिषेक से समझना था अभिषेक के डिम्पी ने एक बार के लिए तो हौसला अफजाई भी की, अप्रिशिएट भी कर दिया कुछ को और साथ उनको कॉशियस भी कर दिया कि एक्सपायरी पास है, थोड़ा ध्यान भी रखना है। दोनों तरह की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई, एक तरफ से वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और एक तरफ से डरा भी रहे हैं कि कॉल ठीक देना। क्या है ना कि डिम्पी जो इनकी एक्सपर्टीज है ऑप्शंस वाली, एफएनओ वाली, उस एक्सपर्टीज से ना गेस्ट को भी लाचार कर रहे हैं कि इनके सुर में ना सुर मिलाएं। तो देखे तो यही प्रतीत हो रहा है प्राइमा फेसी कि नहीं, एक ने कह दिया डिम्पी कन्विक्शन है, दूसरे से उन्होंने जान लिया और तीसरे पर भी नजर डाल रहे हैं कि अच्छा उनसे भी कुछ पॉजिटिव व्यू गलवा ले मुंह से। नहीं मैं इसमें क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आपके गेस्ट की 2 या 3 कॉल चल गई ना, उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो उस जिम्मेवारी का उनको एहसास दिला रहा था कि देखिए आपके 2 हिट गई हैं, आपको तीसरा हिट करना, आपको लोग बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं। ये तो सुदीप सर को अच्छे से पता है, सुदीप सर ने कई फंड्स आप देखे, फंड मैनेजर रहे हैं कईयों के, रिलायंस को देखा है, उन्होंने कैसे तरक्की हुई है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। बॉस हिसाब से बोलते हैं आपके नए टारगेट है, ये तो राजेश सर भी जानते हैं। राजेश सर आपका जो पिछले साल का टारगेट है इस बार बढ़ा हुआ है ना, तो 20% इन्फ्लेट होके आया होगा, और धोनी भी ये बात अच्छे से समझती है। तो बस जिम्मेवारी उनको मैं बता रहा था कि हाँ ऐसा ही है, आपके 2-3 होल हिट हो गई हैं, एक कॉल आप थोड़ा सावधानी के साथ और देना। चलिए ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। प्रियंका डिम्पी चर्चा कर रहे थे ना कि शिपिंग वाले शेयर फोकस में है और राजेश जी ने जी शिपिंग दिया भी। आज आप देखिए, अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को छोड़ दीजिए ना, तो जहां जहां भी शिपिंग या शिप लगा है सारे के सारे शेयर चल रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड हो, गार्डन शिप बिल्डर्स हो, श्रेयस शिपिंग हो, जो भी आप नाम उठा के देखिए वो चल रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है ना कि
कई बार एक्सपर्ट्स की तरफ ये भी ओपिनियन आ रहे हैं कि शायद ये थोड़े से वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए हैं, लेकिन जो भी डिप आ रही है वहां पर लोग खड़े हैं बाय करने के लिए। सुदीप सर, ये सही स्ट्रेटजी है क्या? अभी भी ये जो शेयर है ये बाय ऑन डिप्स हैं या थोड़ा सा रिस्की मामला है? अगर कुछ लेना है तो बहुत ही फूक फूक के कदम रखना चाहिए अब। अभिषेक जी, मैं यहाँ पे पहली बात तो ये कहूंगा कि नाम में शिपिंग है और नेचर ऑफ कंपनी बहुत अलग है। आपने जैसे कोचिन शिपयार्ड का जिक्र किया या गार्डन रीच शिपयार्ड का जिक्र किया, ये डिफेंस के माहिर प्लेयर है और ये सबमरीन और नेवल वेसल्स बनाते हैं और डिफेंस मेक इन इंडिया के कारण, डिफेंस में मोमेंटम के कारण इनके शेयर्स दौड़ रहे थे और बहुत जबरदस्त दौड़ा और करंट लेवल पे माझगांव डॉक का भी स्क्रीन पे आ रहा है, इसका भी मैं जिक्र करूंगा। ये सारे शेयर्स डिफेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अच्छा बैलेंस शीट है, अच्छा परफॉर्मेंस रखा है। जो ऑर्डर बुक है, ऐसा ऑर्डर बुक कभी इन कंपनीज का नहीं था, तो एक ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस की उम्मीद आने वाले दिनों में है। पर यहाँ पे निवेशक को मैं जरूर सतर्क करूंगा कि एक लेवल का रनअप होने के बाद यहाँ पे एंट्री का लेवल अभी नहीं है और अगर कोई एंट्री अभी करने का सोच रहा है या एंट्री कर रहा है तो उनको 5 साल नजरिया बना के एंट्री करना चाहिए। बहुत जल्द इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होने की संभावना तो नहीं है, क्योंकि ऑर्डर जो मिले हैं इनका एग्जीक्यूट करके प्रॉफिटेबिलिटी लाने में बहुत टाइम लगेगा। ये बीओटी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है कि 1 साल में कंप्लीट हो गया या ऐसा कुछ। ये जो डिफेंस शिप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लंबा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसमें मैं निवेशक को थोड़ा सतर्क करना चाहूंगा। बाकी रहा शिपिंग कंपनीज, शिपिंग कंपनी जो शिप सर्विसेज, शिप के सर्विसेज ऑपरेट करते हैं, कार्गो कैरी करते हैं, वहां पे मोमेंटम देखने को मिला है, वो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। पर डिफेंस वाले सेक्टर, डिफेंस रिलेटेड शिप कंपनीज जो है, वहां से थोड़ा सतर्क रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, डिफेंस वाले जो शिपिंग का जिसमें एक नाम जुड़ा है उससे आप थोड़ा सा सतर्क रहिए, ये सुदीप सर की सलाह है। लेकिन सीमेंट के बाद अब शिपिंग के बाद बात करेंगे अब सीमेंट की, क्योंकि सीमेंट कंपनियां फोकस में रहेगी और ऐसी खबरें आ रही हैं कि 1 अक्टूबर से देश के कई हिस्सों में कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस एक्सक्लूसिव जानकारी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या खबरें निकल कर आ रही हैं आपके पास? तो आनंद आरटी के चैनल 6 से हमें ये पता चल रहा है कि नॉर्दर्न रीजन में अगर हम देखें तो अक्टूबर 1 से करीब 15 रुपए से एक प्राइस हाइक आने की एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट कंपनीज सप्लाई कम करने के लिए भी रेडी हो चुकी है सो दैट वो ये प्राइस हाइक को इंप्लीमेंट कर सके। ईस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोलकाता में जहाँ पे 70 रुपए का प्राइस हाइक लिया गया था सितंबर मंथ में, उसमें से 50 रुपए का प्राइस हाइक जो है वो क्लियरली मार्केट में एब्जॉर्ब हो चुका है, सस्टेन कर चुका है और 1 अक्टूबर से करीब 20 से 30 रुपए से एक और प्राइस हाइक आने की एक्सपेक्टेशंस है। सेंट्रल रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंदौर रीजन में हाल ही में 5 रुपए प्रति बैग का प्राइस हाइक लिया गया है और कानपुर और लखनऊ में 10 रुपए का प्राइस हाइक अनाउंस किया गया था बट इंप्लीमेंट नहीं कर पाया गया है और अक्टूबर के अभी तक कोई प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट नहीं आया है कंपनी की तरफ से। वेस्टर्न रीजन में अगर हम बात करें तो वहां पे 5 रुपए का एक प्राइस हाइक लिया गया था सीमेंट कंपनीज की तरफ से बट वो सस्टेन नहीं कर पाया, वीक डिमांड के कारण और ज्यादा सप्लाई के कारण। इनफैक्ट प्राइस कट किया गया था और अभी 10 रुपए का एक प्राइस कट लिया गया है और अक्टूबर मंथ के लिए डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक प्राइस हाइक की अनाउंसमेंट आ सकती है बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन उनको अभी तक मिली नहीं है सीमेंट कंपनीज की तरफ से। और सदर्न रीजन के आखिर में अगर हम बात करें तो वहां पे बैंगलोर में एक 50 रुपए का प्राइस हाइक अनाउंस कर दिया गया है जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। चेन्नई में अभी तक कोई प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट नहीं आया है बट हैदराबाद में भी प्राइस हाइक का अनाउंसमेंट आ चुका है और वो करीब 50 से 80 रुपए प्रति बैग का हो सकता है जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया सुमित। और हम देख रहे हैं कि 1 अक्टूबर से सीमेंट के दाम बढ़ने ऐसे सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, लेकिन अंबुजा सीमेंट, एसीसी, अल्ट्राटेक आज थोड़े से कमजोर बाजार में भी ये शेयर थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। रैमको, डालमिया भारत, इसमें भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। राजेश जी, कहीं सीमेंट में मौके बन रहे हैं ट्रेड करने के लिए? और मान लीजिए किसी को अगर ये 2-3 दिन एक्सपायरी तक किसी को अगर रख के कुछ ट्रेड बनाना हो, कहीं लगता है कि चांसेस बन सकते हैं? एमको सीमेंट पे व्यू हमारा बुलिश है और हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट बना है तो यहाँ पे पोजीशन लॉन्ग साइड का रखा जा सकता है। दूसरी प्रायोरिटी
प्रायोरिटी हमारी अंबुजा सीमेंट पे होगी। ये 2 स्टॉक तो हमें पसंद आ रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो डालमिया भारत, ये स्टॉक में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देखें तो स्टॉक में एक अच्छी बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है, और जिस तरीके के सेटअप डालमिया भारत में बने, यहाँ पे भी हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट मूव ये स्टॉक को करीब 2420 की तरफ लेके जा सकता है। तो डालमिया भारत में भी लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखा जा सकता है। डाउन स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2330 का। तो रैमको, अंबुजा और डालमिया भारत, ये 3 स्टॉक हमें पसंद आ रहे हैं सीमेंट स्पेस से नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रैमको, अंबुजा और डालमिया भारत, ये 3 स्टॉक्स टेक्निकली साउंड लग रहे हैं, मजबूत लग रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको हम ले चलेंगे डीलिंग रूम में और लेकर आएंगे खास सेगमेंट खबर घर में। साथ ही अपनी एक्सपर्ट से बीटीएसटी ट्रेड्स भी जानेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। शरद भी जुड़ेंगे हमसे बस कुछ देर में खबर डीलिंग रूम से लेकर, लेकिन हमारे साथ संदीप बंदोपाध्याय भी हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप, प्राइमरी मार्केट में पिछले 2 हफ्ते से ही काफी एक्शन है। इस हफ्ते भी आप देखें JSW इंफ्रा हो, अब डेटा सर्विसेज हो, वैलिएंट लेबोरेटरी का IPO और इनफैक्ट नुवामा की जो डीलिस्टेड कंपनी, कह रही नया इशू नहीं है। सुदीप है हमारे साथ, उन्हीं से समझना चाह रही हूँ मैं ये। सुदीप, कहाँ पर आपको लगता है कि निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए? देखिए, अच्छे कंपनीज के IPOs भी आ रहे हैं और वहां पे मिलने का संभावना शायद कम है, पर प्रोपोर्शनेटली जो भी मिलेगा इट इज मे बी वर्थवाइल। जैसे आपने कुछ IPOs के जिक्र किए, उनमें से JSW इंफ्रा डेफिनेटली एक कंपनी है जहां पे हिस्सेदारी करंट लेवल पे खरीदी जा सकती है। जैसे हम जानते हैं कि पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनीज में सेकंड लार्जेस्ट है। कैप्टिव काम पहले करते थे, पर वहां से डाइवर्सिफाई किया और करके अच्छा काम हो रहा है। थर्ड पार्टी बिजनेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और क्योंकि पोर्ट ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है उसमें कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम बिल्डिंग पोर्ट्स, तो यहाँ पे वो कैपिटल रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली नहीं होगा। ऑपरेटिंग इनकम अच्छा इनकम है और प्रॉफिटेबल कंपनी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे जरूर हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है और यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का इशू आने वाले दिनों में आएगा IPO मार्केट में, वहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। वेल्थ मैनेजमेंट एक ग्रोइंग सेगमेंट है और बहुत सारे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी निवेशक हिस्सा खरीदने की सोच सकते हैं। JSW इंफ्रा आपको पसंद आता है, और साथ ही आप नुवामा की भी बात कर रहे हैं। और नुवामा से आज हम मैनेजमेंट से जब बात करते हैं, क्लियरली वो कह रहे थे कि छोटे शहरों से एक बड़ी ग्रोथ दिख रही है कंपनी को, Tier 2 Tier 3 सिटीज से। तो ये दोनों एरियाज हैं जिसे आप वॉच आउट करेंगे। लेकिन एक बार कुछ और सेक्टर्स की बात करते हैं, और जहाँ अच्छे रोल ओवर फिगर्स भी दिख रहे हैं। राजेश, हमने देखा कि टेलीकॉम स्पेस में भी अच्छे रोल ओवर हैं। आप चाहे भारतीय एयरटेल को देखें FNO डेटा में, वोडाफोन आइडिया को देखें, और या फिर टाटा कम्युनिकेशन को देखें, यहाँ पर अच्छी मूव दिख रही है। कोई स्टॉक आएगा आपके रडार पर जहाँ एक ट्रेडिंग पोजीशन ली जा सकती हो? तो अगर देखें तो सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम स्टॉक्स एक अच्छे मोमेंटम में बने हुए। भारतीय एयरटेल हमारी प्रेफर्ड चॉइस रहेगी। वहां पे देखें तो अगर आइडिया में भी एक अच्छा मोमेंटम ये सीरीज में बना है। इंडस टावर को भी देखें तो वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख रहा है। तो ये तीनों ही स्टॉक हमें लगता है कि यस बाइंग साइड पे, और जिस तरीके के रोल ओवर डेटा बने हैं अभी तक, हमें लग रहा है कि ये तीनों स्टॉक अच्छे पोजीशनड है। टाटा कम्युनिकेशन को भी यहाँ ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा, और ये टेलीकॉम सेक्टर में जो आउट परफॉर्मेंस बना है ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगा नेक्स्ट सीरीज में भी। तो चारों ही स्टॉक की अगर हम बात करें तो भारतीय एयरटेल, आइडिया, इंडस टावर और टाटा कम्युनिकेशन, ये चारों स्टॉक्स पे लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी भी कैरी करना चाहिए। हमें लगता है कि एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से रोल ओवर डेटा के चलते यहाँ पे फर्दर मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और ये स्टॉक्स फर्दर यहाँ से 3 से 4% के अप मूव और कंटिन्यू करते हुए दिखेंगे। ठीक है, डन। एक शेयर है NCC, काफ़ी दिनों के साइडवेज थोड़ा होने के बाद, ऐसा नहीं कि शेयर ख़राब है, आप इसका ना 1 महीने का या 1 साल का चार्ट लेके आइए NCC का।
तो आपको देखिएगा एक तरफा शेयर चला, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। अब लोगों के पास दूसरे तरह की कन्फ्यूजन है। अब ये कन्फ्यूजन है कि शेयर से बाहर निकल जाएं या फिर इसमें बने रहें। पहले ये कन्फ्यूजन थी ये शेयर चलेगा कब, अब ये कन्फ्यूजन है कि शेयर में बने रहें या बाहर निकले, क्योंकि प्रॉफिट बहुत अच्छा है। 6 महीने में 48%, साल भी दिखा दो, 1 साल वाला भी दिखाओ। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। सुदीप सर, आप इस कंपनी को आपने तो काफ़ी समय से देखा होगा, मेरे को अच्छे से याद है जब आप फंड्स वगैरह अच्छे से मैनेज करते थे तब भी ये कंपनी काफ़ी एक्टिव रहती थी ट्रेडर्स के मन में। एनसीसी 127% तो सिर्फ 1 साल में आया, इससे पहले शेयर चलता नहीं, तो बहुत स्पीड से चल रहा है। अगर आपकी कुछ रीडिंग है तो सर बताइए इस पर क्या किया जाए, बने रहें क्या अभी भी? डिम्पी जी, इसमें हम लोग पॉजिटिव थे बहुत दिनों से और निवेशक को लेने की सलाह दे रहे थे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे बहुत काम हो रहा है, सरकार की तरफ से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जबरदस्त हो रहा है, तो इनके ऑर्डर बुक तगड़ा हो रहा है, एग्जीक्यूशन भी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कर रहा है। और इस माहौल में हम लोगों को लग रहा है कि अगला 1.5-2 साल ये मोमेंटम बरकरार रहेगा और इस माहौल में जरूर इस शेयर में निवेशित जो है वो निवेशित रहे, यही हमारी सलाह होगी। और अगर फ्रेश पोजीशन लेने की कोई सोच रहे हैं तो उनके लिए ये सही होगा कि मिनिमम 1 साल का नजर बना के तब खरीदारी कीजिए, क्योंकि एक लेवल तक रन अप करने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है शेयर अब, और शायद कुछ देर तक कंसोलिडेट करेगा इसी लेवल के आसपास, पर ब्रेकआउट जरूर आएगा आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जो ग्राउंड में परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है और ऑर्डर भी बहुत सारे आ रहा है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, खरीदारी की जा सकती है लंबी अवधि के लिए, और जिसने निवेश किया है निवेशित रहिए। ओके, ठीक है, डन, ये एग्री, पूरा बात आपको सर ने बताई दी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, खबर गर्म है, हमारा एक खास सेगमेंट है वो लेके आते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताएं शरद। जी बिल्कुल, दीपक फर्टिलाइजर्स फोकस में रहने वाला है और यहाँ पे जो है हमारे डीलर से बातचीत हो रही है, तो दोनों काउंटर्स एचएनआई और डीआई सेगमेंट दोनों में जो है बाइंग देखने मिले। अब याद रखिए कल रात में जो है इम्पोर्टेंट डीआई की इन्वेस्टर्स मीटिंग भी आई थी, जो कंपनी ने एक्सचेंजेस में भी बताया था। और याद रखिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल 200 डीएमए का आज दिन के ट्रेड में जो है तोड़ा गया है। ओवरऑल देखा जाए तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की जो है बाइंग आ रही है, और उसमें भी दिग्गज नाम ले तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का लगभग 1.29% स्टेक उनके स्मॉल कैप फंड स्कीम के द्वारा जो है यहाँ पे देखने मिल सकता है। अब ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 3 या 4 क्वार्टर में प्रेशर आई थी, क्योंकि मार्जिन्स में दबाव देखने मिला था, और आगे जाते हुए कंपनी का जो रुख रहेगा स्पेशली प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव का और कैपेसिटी एक्सपांशन का, जिस तरह वो डी बॉटलनेक करने वाले अपने प्लान्स को, इन 3 फैक्टर्स पे जो है बाजार की नज़र रहेगी। हालांकि आज देखें तो 200 डीएमए के ऊपर जो है स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, एचएनआईज की और डीआईएस की खरीदारी हो रही है और 20 दिनों की औसत वॉल्यूम से अभी दोगुना वॉल्यूम आज के सत्र में हो रहा है। दीपक फर्टिलाइजर 5.5% ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है, 200 डीएमए के पार निकला है। बहुत ही क्रुशियल जानकारी, और जो भी शरद आपको जानकारियां दे रहे हैं ना, ये सूत्रों के हवाले से होती हैं। डीलिंग रूम में जो भी चर्चाएं होती हैं, बातचीत वहां पर जो होती है, उसके आधार पर ये इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो इस पर कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी राय बनाने से पहले अपने प्रामाणिक वित्त सलाह की राय अवश्य ले लीजिए। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर हमारी तरफ से। लेकिन एक इस पर सलाह जरूर लेंगे। राजेश जी जरा बताइए, दीपक फर्टिलाइजर 5.5% तो ऑलरेडी ऊपर है, यहां से और ये हीटअप होगा या थोड़ा सा खतरा है अब इसको हाथ लगाने में? नहीं अभिषेक जी, हमें लगता है ये फर्टिलाइजर स्पेस में एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी होते हुए दिख रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द फर्टिलाइजर स्टॉक से लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिखे। आरसीए, फैक्ट, जीएनएफसी, दीपक फर्टिलाइजर, ये सारे स्टॉक्स को अगर हम देखें तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। दीपक फर्टिलाइजर के अगर सेटअप की यहाँ पे बात करें तो स्टॉक में यस हायर साइड पे 675, 680 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, वहां तक के लिए तो हमें लगता है कि मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है अभी यहाँ पे अब स्टॉप लॉस 640 का रखें, ऊपर में 675, 680 की तरफ आता है तो वहां पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करें। दीपक फर्टिलाइजर अभी होल्ड करने की सलाह है, लेकिन इसमें आंशिक मुनाफा वसूली के बारे में आप सोच सकते हैं।
सुदीप सर, दो शेयर के बारे में आपसे राय जानना चाहूंगा। जो डिम्पी कह रहे थे ना कि कंफ्यूजन होता है कई शेयरों को लेकर कि अच्छा इसमें करना क्या है, वैसा ही शेयर है वोडाफोन आइडिया का भी। आज हम फ्यूचर्स में देखेंगे तो 6% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 12 रुपए के आसपास फिर से है। और बहुत से लोग हैं जिनके पास 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए के भाव पे होगा। और उम्मीद ये रहती है कि शायद यहाँ से कुछ ऑपरेशन सुधर जाएं, कारोबार सुधर जाएं, प्रमोटर कुछ और कमिट कर लें इसमें पैसे डालने को लेकर। हालांकि लगातार सब्सक्राइबर कंपनी ने गंवाए हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं जियो के मुकाबले और एयरटेल के मुकाबले। अगर हम 5G की बात कर लें तो कंपनी कहीं रेस में भी नहीं है। आप फाइबर की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो वोडाफोन आइडिया क्या मतलब ये उछाल जो आया और जो अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं वो निकलने की सोचें इस कंपनी से? देखिए, ये जो शेयर प्राइस में रैली होता है, क्यों हो रहा है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। सारे जैसे आप कह रहे हैं स्पेकुलेटिव न्यूज़ फ्लो और जो एक्सपेक्टेशन, जो र्यूमर्स, उसके बेसिस पे ये काउंटर चलता है। तो यहाँ पे तो अगर आप बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टर है, स्पेकुलेटिव पोजीशन लेना चाहते हैं, तभी आप इसमें हाथ लगाइए। अदरवाइज इस काउंटर से दूर रहना बिल्कुल सही होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, आपने तो बाकी जो इश्यूज है वो तो बता ही दिए हैं कि सब्सक्राइबर लॉस हो रहा है, 5G रेस में नहीं है, नया कुछ टेक्नोलॉजी आना भी बहुत मुश्किल है। पर सबसे बड़ी जो बात है इस कंपनी का ये है कि इसका कैपिटल, तो कैपिटल जब तक नहीं आ रहा है, जो प्रोमोटर्स अगर जब तक कैपिटल नहीं लाते हैं या कोई नया प्रोमोटर आता है या ऐसा कुछ होता है जिसके चलते इन्होंने अपना कैपिटल को शोर अप कर पाए, जो जब तक ये नहीं होता है तब तक इस कंपनी के बारे में कुछ फ्यूचर स्ट्रैटेजी या प्रॉस्पेक्ट बताना बिल्कुल नामुमकिन है। और वो गलत भी होगा क्योंकि ये पूरा स्पेकुलेटिव जोन पे काम हो रहा है और इसीलिए निवेशक को दूर रहने की सलाह देंगे। कंपनी में स्ट्रेंथ तो है अभी भी, इन स्पाइट ऑफ लूजिंग कस्टमर्स मंथ ऑन मंथ, अभी भी एक बड़ा कस्टमर बेस है जो कि लॉयल है, हाई आरपू है, यहाँ पे मेट्रोज में ज्यादा कस्टमर्स है। तो ये सारे पॉजिटिव्स भी हैं, पर ये पॉजिटिव आउटवे हो जाता है नेगेटिव से, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से दूर रहना सही होगा। ठीक है, दूर रहना सही है, लेकिन जरा भारत से चलेंगे चीन की तरफ। हांगजू में चल रहे हैं एशियन गेम्स 2023 के और भारत को तीसरा गोल्ड मेडल मिल गया है। और ये तीसरा जो गोल्ड मेडल मिला है इस खेल की अगर हम बात करें तो भारत का बहुत ज़्यादा हम दबदबा नहीं कहेंगे, घुड़सवारी में आया है। तो मैं पहला मेडल आया था शूटिंग में, दूसरा मेडल आया कल महिलाओं की टीम ने T20 का गोल्ड मेडल हासिल किया क्रिकेट में, और ये तीसरा जो मेडल है घुड़सवारी में मिला है। और भारत के अगर हम पदकों की बात करें तो टोटल जो संख्या है वो है 14, जिसमें कि 3 गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर हैं और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। और अगर आप पदक तालिका की बात करेंगे, मेडल टैली की बात करें तो भारत का जो स्थान है वो है 6ठा। और आपको याद रखना चाहिए कि 1986 के बाद से भारत कभी भी टॉप 5 में नहीं आया है। उम्मीद करेंगे कि इस बार ये परंपरा भी टूटे और हम टॉप 5 में एंट्री करें। हालांकि चाइना जो है डोमिनेंट पोजीशन पे है, करीब करीब 45-46 गोल्ड अभी तक उसके खाते में आ चुके हैं, लेकिन निश्चित तौर पर भारत का हौसला बढ़ाने वाली ये खबर है और तीसरा गोल्ड भारत को मिला है। बाजार पर लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स की बातचीत करेंगे। अब कोलगेट में हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की तेजी है। ध्वनि, कोलगेट आपको लगता है कि यहां से लॉन्ग करने के लिए सही शेयर है, मजबूत लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए कंजम्पशन वाले जो शेयर है ना, कल भी हमने फ्लेवर में देखे थे और आज भी चुनिंदा हम तेजी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोलगेट का जो स्टॉक है उसकी अगर हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें पहले भी इसी तरह का एक पैराबोलिक अपमूव इसके अंदर देखने को मिला है, जहां पे स्टॉक ने 1500 की रेंज के बाद एक ब्रेकआउट दिया था, जिसके बाद हमने वापस से सेम लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। अभी फिलहाल का जो फॉर्मेशन है उसमें भी हम उसी एक कंजेशन जोन के बाद वापस से एक ब्रेकआउट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसको करंट लेवल से ऐड कर सकते हैं। ऊपर की तरफ के जो यहाँ पे BTST के तौर पे अगर टारगेट देखें तो 2100 तक के टारगेट मिलते हैं, बट 2100 क्रॉस करने के बाद इसके अंदर और फर्दर मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजीज के साथ इसको ट्रेड करें। नीचे की तरफ आपका जो अभी फिलहाल स्टॉप लॉस रहेगा तो 2040 का स्टॉप लॉस लगाना है। की मूव है कोलगेट पे और अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट यहाँ से दिख रहा है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड बता रही हैं ध्वनि, लेकिन कुछ और BTST ट्रेड्स भी समझ लेते हैं। राजेश, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स या फिर नए इनिशिएट करने हो BTST ट्रेड्स तो कौन से हो सकते हैं?
तो देखिए डॉक्टर लाल पैथ लैब पे भी फोकस है हमारा BTST ट्रेड के लिए, और हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम बना, चार्ट स्ट्रक्चर बने, ये स्टॉक में कल के सेशन में भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 2480 2500 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें आते हुए दिखेगी। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 2385 के आसपास। जो दूसरा स्पेस हमें पसंद आ रहा है वो रियल एस्टेट स्पेस का, और उसमें हमें लगता है कि लोढ़ा पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है। जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हुए हमें लग रहा है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट लोढ़ा का करीब 840 850 की तरफ भी आते हुए दिख सकता है। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे हम करीब 770 का, और लोढ़ा पे बाय करने की सलाह है। ये प्राइस जो आप देख रहे हैं वो स्प्लिट प्राइस है, अच्छी खासी मूव दिखा चुका है, और यहाँ से अब आप 800 के ऊपर के लेवल लोडा पे देख रहे हैं जो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो सकते हैं। ध्वनि से भी समझ लेता है। ध्वनि, कोलपाल जैसे स्टॉक्स तो हमने देखा, आपने यहाँ BTST ट्रेड्स, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स दिए, और दूसरे कौन से ट्रेड्स होंगे जो आप यहाँ हाईलाइट करेंगे जो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से मेरी तरफ से 3 स्टॉक्स रहेंगे जिनके अंदर आप कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। लैबोरेटरीज में डेविस लैब का जो स्टॉक है वो भी यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाता हुआ, अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ दे रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हो। इसका शॉर्ट टर्म टारगेट जो यहाँ पे बनता है तो 3829 तक का इसके अंदर टारगेट बनता है, 3830 तक आप इसके अंदर प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो इसके अंदर आपको मेंटेन करना रहेगा तो आप 3725 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलिए। दूसरा जो यहाँ पे स्टॉक रहेगा वो ग्रासिम का है। ओवरऑल हमने देखा है इसी ओवरऑल सेक्टर में बाइंग पावर देखने को मिल रही है। करंट लेवल से आप ग्रासिम के अंदर भी एंटर कर सकते हैं। इसका जो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट बनता है तो 2000 तक का एक अपवर्ड मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो आपको यहाँ पे मेंटेन करना है तो आप नीचे की तरफ में इसके अंदर 1940 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। तीसरा स्टॉक जो यहाँ पे रहेगा वो वापस से FMCG सेक्टर, कोलपाल की हमने ऑलरेडी बात करी है, बट ब्रिटानिया का जो स्टॉक है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि स्टॉक लगातार यहाँ पे अपनी एक जो 200 DMA होती है उसको एडहेयर कर रहा है, उसका रिस्पेक्ट कर रहा है, वहां पे कॉन्स्टेंटली सपोर्ट लेके वहां से एक अपमूव दे रहा है। करंट लेवल से आप ब्रिटानिया को भी ऐड कर सकते हैं, इसको पोजिशनली भी यहाँ पे कंसिडर करा जा सकता है। इसका जो अपवर्ड टारगेट रहेगा तो फर्स्ट टारगेट इसका 4675 तक रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर मेंटेन करना है तो 4565 का लेके चलना है। नहीं, आप FMCG सेक्टर से यहाँ पर अच्छे ट्रेड पॉसिबिलिटी देख रही हैं। कोलपाल और ब्रिटानिया दोनों आपको पसंद आ रहे हैं, और इसके अलावा आपने जो दूसरे स्टॉक डिस्कस किए वो सीमेंट स्पेस से, क्योंकि बात हो ही रही है, ग्रासिम आप BTST ट्रेड दे रहे हैं क्योंकि प्राइस हाइक का जो ट्रिगर है वो पूरे स्पेस पर आपको मूवमेंट के तौर पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये तो बात हुई आज के पॉसिबल ट्रेड्स की, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी है और वो है GST काउंसिल की एक बैठक होने जा रही है जो है 7 अक्टूबर को, और ये दिल्ली में होगी। इस पर कई सारे मुद्दे होंगे, ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो, हॉर्स ट्रेडिंग पर जो 28% GST लगाने की बात है उसके तरीकों पर चर्चा होने वाली है। एक बार डिटेल्स समझ लेता है प्रकाश प्रियदर्शी से। देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 7 अक्टूबर को न्यू दिल्ली में GST काउंसिल की अगली बैठक होने जा रही है। हालांकि औपचारिक एजेंडा क्या हो सकता है इस पर अभी काम चल रहा है, उसको जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ कई ऐसे इम्पॉर्टेंट फैसले हैं जो कि लिए जा सकते हैं GST काउंसिल की बैठक में। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि पिछली GST काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर जो GST के नए स्ट्रक्चर से संबंधित जो फैसले हुए थे उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और मौजूदा स्टेटस क्या है, इस पर चर्चा होगी। जैसा कि आपको पता है कि पिछली 2 बैठकों के दौरान GST काउंसिल ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया वो यही लिया कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर यूनिफॉर्म 28% GST चार्ज किया जाएगा फुल फेस वैल्यू के ऊपर। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बेहद इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जो GST एक्ट है उसमें कुछ ज़रूरी बदलाव करने की भी ज़रूरत है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने IGST एक्ट और CGST एक्ट में तो बदलाव कर लिए हैं, लेकिन राज्यों को भी SGST एक्ट में बदलाव करने हैं इस पिछले फैसले को लागू करने के लिए। इसको ध्यान में रखते हुए बैठक काफ़ी अहम है क्योंकि जो मौजूदा स्टेटस है उसकी समीक्षा होगी। इसके अलावा जो नया स्ट्रक्चर है ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग के ऊपर, उसको 1 अक्टूबर 2023 से लागू होना है। लिहाजा उसको कैसे लागू किया जाएगा, पूरे देश भर में इसको किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से लागू किया जाए, इस पर चर्चा होगी।
उसके अलावा जो ओवरसीज ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको देश के अंदर मैंडेटरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह के प्लेटफॉर्म होगा, उसकी जांच पड़ताल कैसे की जाएगी, इस मसले पर भी जीएसटी काउंसिल चर्चा करेगी और फैसले लेगी। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने से संबंधित जो जीएसटी कंप्लायंसेस है उसमें कुछ ज़रूरी सुधार किए जा सकते हैं और इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एजेंडा जो कि फॉर्मल एजेंडे के तौर पे जीएसटी काउंसिल के सामने रह सकता है वो है मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के ऊपर नई जीएसटी दरों से संबंधित। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 2 बैठकों में भी ये काउंसिल के एजेंडे में शामिल रहा है ये, लेकिन इस पर फैसला नहीं हो सका है। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस बार भी इसको जीएसटी काउंसिल के एजेंडे में शामिल किया जाएगा और इस बात की संभावना है कि काउंसिल जीएसटी की दरें कट करके 0% कैटेगरी में कर दे जहां तक मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट का सवाल है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल सकते हैं। हालांकि फॉर्मल एजेंडा जो है वो अभी तक अंडर प्रिपरेशन है और हम अपने दर्शकों को इसकी जानकारी भी जल्द देंगे। जी ऑलराइट प्रकाश, काफ़ी सारे एजेंडे हैं, आप इस सेगमेंट पर नज़र बनाए रखें, अपडेट का इंतजार रहेगा आपसे। लेकिन इस पूरी खबर पे एक और स्टॉक जो स्क्रीन पे हमें दिख भी रहा है वो ज़रूर हाईलाइट हो जाता है। हालांकि मैटर यहाँ दूसरा है, डेल्टा कॉर्प, क्योंकि इसका जीएसटी टैक्स इवेजन का जो मामला था उसका हैंगओवर कल से या कल 15% गिरा, आज लेकिन फर्दर नहीं गिरा है। इनफैक्ट राजेश, जब ये सुबह खुला था तो ये 5% नीचे खुला था, उसके बाद रिकवर हुआ है। अब आप देखें दिन भर ये रहा है 1-1.5% की ही गिरावट रही है, ऑफ फ्लोज रहा है ये। लेकिन अब जो कल से लेके अब तक 16-17% का जो एक गैप क्रिएट हो गया है, अभी थोड़ा दबाव रह सकता है स्टॉक में। क्या करना चाहिए अगर कोई एक ट्रेडिंग गेन के लिए एंटर करना चाहे तो क्या ये राइट स्टेज है या अभी थोड़ा प्रेशर रह सकता है स्टॉक पे? आई थिंक प्रियंका जी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए स्टॉक से, क्योंकि काफी बड़ी नेगेटिव न्यूज थी जिसके चलते काफी बड़ा सप्लाई प्रेशर डेल्टा कॉर्प में कल के सेशन में देखने को मिला। हालांकि स्टॉक आज लोअर साइड से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ, लेकिन ये अभी भी जिस तरीके की वीकनेस यहाँ पे बनी हुई है, हमें लगता है कि अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को जब तक की क्लैरिटी नहीं आती सारे फ्रंट से। जब तक अभी यहाँ पे हमारी कोई बाय की सलाह नहीं है स्टॉक में। आगे बढ़ते हैं। मार्केट तो खैर इसी तरह से एक रेंज में है, इसलिए आपको इंडाइसेस को छोड़िए, स्टॉक्स पकड़िए। एनसीसी बकायदा 7.5% ऊपर आ चुका है, कोचिन शिपयार्ड 10% के लेवल को पार कर चुका है। तो ऐसे ऐसे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर जहां पर अगर आप थोड़ा भी चेक करेंगे, पकड़ेंगे तो शायद आपको इंट्राडे उतने पैसे मिल जाएं जो कि सफिशेंट होते हैं। खैर इस बीच मेरी सहयोगी लीज़ा मेरे साथ जुड़ रही है, अब वही बताने के लिए कि अगले इवेंट्स कौन कौन से हैं जिस पर आपको ज़्यादा नोटिस, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। लीज़ा ज़रा बताएं। राइट, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप है कल के डेट में। तो चाइना इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स और यूएसडी क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज वो स्लेटेड होगा रिलीज़ के लिए। एजीएम फ्रंट में कंपनीज जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मस्काओ डॉक, सेंचुरी प्लाईबोर्ड, सोम डिस्टिलरीज, पीटीसी इंडिया, डिशमैन कार्बोजेनिक्स के एजीएम होगा। कॉर्पोरेट एक्शन फ्रंट में बीएसई के जो बायबैक टेंडर ऑफर है वो क्लोज होगा। और आईपीओ फ्रंट में भी काफ़ी एक्शन है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा आईपीओ है, वो लास्ट डे है सब्सक्रिप्शन के लिए, और अपडेटर सर्विसेज आईपीओ का भी लास्ट डेट है। वैलिएंट लैबोरेटरीज आईपीओ वो ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए। तो ये है इवेंट्स लाइंड अप कल के लिए। ठीक है लीज़ा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये सारी चीज़ें बताने के लिए, कंपाइल करके लेके आने के लिए कि इवेंट्स, पर्टिकुलरली इवेंट्स कौन से हैं जिस पे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। 8 पॉइंट का नुकसान, 1-2 शेयर और लिस्ट में आ रहे हैं। एक शेयर है कल्याण जी ज्वेलर्स, अगर आप देख ध्वनि एक बार आप चेक करेंगे कल्याण जी ज्वेलर्स। जी बिल्कुल टिम्पी, यहाँ पे आज के निफ्टी 500 के टॉप गेनर्स में से भी है ये स्टॉक। ओवरऑल इसके अंदर जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव बना हुआ है। स्टॉक यहाँ पे अपनी जो 2 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है, एक 20 की और 50 की, उसके बीच में ट्रेड कर रहा है। तो फर्दर मोमेंटम इस स्टॉक में बनता हुआ हमें 222 के लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बाय पोजीशंस है तो उनके लिए टारगेट वहां यहाँ पे 222 का रहेगा। जिनको फ्रेश बाइंग करनी है तो 222 के ऊपर इसके अंदर बाइंग करिए। जो पोटेंशियल यहाँ पे बना हुआ है तो 240 तक का एक अपमूव विटनेस करने को मिलेगा। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे है वो 205 का होता है, इसलिए फ्रेश बाइंग के लिए मैं इसे रिकमेंड अभी नहीं करूंगी। ठीक है, नई खरीदारी नहीं करनी है। फोर्स मोटर्स के शेयर में 6% की तेजी है, लेकिन ऑटो स्पेस में एक शेयर है जिसकी बहुत चर्चा नहीं होती है, ना तो इसके प्रोडक्ट पाइपलाइन बहुत फोकस में होते हैं, लेकिन कंपनी में दम है। फोर्स मोटर्स आज 5% के आसपास की तेजी है,
3,935 रुपए के इसके भाव हैं और 52 हफ्ते की ऊपरी स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है और साल भर में ये शेयर 3 गुने से ज्यादा चला है। अगर आप इसको सिर्फ अगर मार्च से भी जोड़ेंगे तो 1150 रुपए वाला शेयर आज 4,000 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। सुदीप सर, फोर्स मोटर्स, आप इसके बारे में क्या राय बनाई है, कितना इसको स्टडी किया है और अगर कोई निवेश करना चाह रहा है उसके लिए क्या सलाह देंगे? अगर कोई ये पूछे कि मेरा अगर 1200 वाला शेयर 4,000 का हो गया, इसे निकल जाए, उसके लिए क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ईवी को लेके बहुत उथल पुथल हो रहा है और ईवी रिलेटेड कंपनीज का वैल्यूएशन और फ्यूचर सबको अच्छा लग रहा है, इतना तो मैं कह सकता हूं। और इस स्थिति में फोर्स मोटर का पोजीशन आने वाले दिनों में क्या होगा, उनका ईवी पाइपलाइन क्या है, कैसे वो नए एनवायरनमेंट में कामकाज करेंगे, इसका ज़्यादा जानकारी हम लोगों के पास नहीं है। तो मैं फ्यूचर के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा फोर्स मोटर्स का। और ओवरऑल हम लोगों को ऑटो क्षेत्र से भी बेहतर ऑटो एंसिलरी क्षेत्र लगता है। इसका मुख्य कारण यह है कि एंसिलरी क्षेत्र में वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आईसी इंजन हो या ईवी हो, दोनों के लिए कंपोनेंट्स या दोनों के लिए पार्ट्स बना पाएंगे और उनके लिए ये चेंज बहुत आसान है। हालांकि जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए ये ट्रांजिशन बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, लेगेसी जो आईसी इंजन से ईवी के मूव करना। तो ये माहौल में जब ये ट्रांजिशन फेज चल रहा है, इस फेज में हम लोग एंसिलरी कंपनी में खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। दिग्गज एंसिलरी कंपनीज हमारे देश में हैं जो कि नॉट ओनली इंडिया में काम कर रहे हैं, बाकी ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ भी इंटीग्रेटेड हो रहे हैं। तो ऐसा एंसिलरी कंपनी में खरीदने का हम सलाह दे रहे हैं। बहुत सारे कंपनीज हैं, मिंडा कॉर्पोरेशन, सोना बीएलडब्ल्यू, मदरसन में ध्यान दे सकते हैं। मदरसन की दोनों कंपनी में, भारत फोर्ज दिग्गज कंपनी है, डिफेंस का भी उसमें एक पार्ट है। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि निवेशक एंसिलरी की तरफ ध्यान दे, ऑटोमोबाइल में थोड़ा सतर्क रहे। ठीक है, ऑटो स्पेस में जो फ्रंटलाइनर जो कंपनियां उससे सतर्क रहिए। एंसिलरी स्पेस में अच्छी रौनक दिखेगी। मिंडा कॉप हो गया, सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, संवर्धन मदरसन, इन कंपनियों के नाम लिए सुदीप जी ने। बाजार में बिल्कुल कोई हरकत नहीं है। मतलब आपको कई बार शक हो जाएगा अगर आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं कि कहीं हैंग तो नहीं कर गया, क्योंकि अगर आप निफ्टी के लेवल देखिए वहां पर भी कोई मूवमेंट नहीं है। निफ्टी बैंक के लेवल्स देखिए वहां पर भी जस का तस, घंटे भर पहले जो स्थिति थी अभी भी वही आपको लेवल दिखाई देंगे। स्टॉक्स में मूवमेंट हो रहा है, तो स्टॉक समझते हैं और बीटीसी ट्रेड जानते हैं राजेश जी से। राजेश जी बताइए, हालांकि 5 मिनट का ही समय रह गया, लेकिन बताइए कौन से शेयर बीटीएसटी करने हैं? लोढ़ा पे बाय करने की सलाह, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है, तो ऑलरेडी शेयर किया है। ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे बाय करना चाहिए बिल्कुल लोढ़ा को, और अपसाइड में इसके टारगेट 840 850 की तरफ आते हुए दिखेंगे। दूसरा स्टॉक जो ऐड करेंगे वो हमें लगता है यहाँ पे जुबिलेंट फूड पे भी ध्यान देना चाहिए। जुबिलेंट फूड भी अब सीरीज के आखिरी पड़ाव पे हाई पॉइंट पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों में रिकवरी बनी, हमें लगता है जुबिलेंट फूड भी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी करते हुए दिखेगा, और यहाँ पे 555 560 तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 538 के आसपास। लायल पैथ लैब ऑलरेडी हमने शेयर किया है, वो स्टॉक को ऑलरेडी आप कैरी कर सकते हैं बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 स्टॉक पे अभी हमारा नजर है यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड के लिए। एक और शेयर है जो कैसा लग रहा है कि अगर मार्केट में कल थोड़ी रिकवरी आई, जिसके प्रोबेबिलिटी थोड़ी लग रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि कल आ सकती है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी लग रही है, वो है टीसीएस। ये बड़ा रोल प्ले कर सकता है। धोनी जल्दी से चेक कर लो, टीसीएस को मैं बीटीएसटी करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर कल के कल देखूं? करंट लेवल से ऊपर की तरफ 3630 का टारगेट लगा सकते हैं। नीचे की तरफ इसका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, तो आप 3570 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। तो कई सारे स्टॉक्स जो हमने बीटीएसटी ट्रेड्स में लिए उसमें क्लियरली आपको एफएमसीजी के तो स्टॉक्स दिख रहे हैं, सीमेंट पैक से दिख रहे हैं, और कुछ आईटी स्टॉक्स में भी मूवमेंट दिख रही है। तो आज क्लियरली आपको
इंडेक्स पर तो फिर से एक रेंज बाउंड मूव दिखी और बहुत ही नैरो रेंज में आपको एक बाजार घूमता हुआ दिखाई दिया। बैंक्स आज लगाड़ थे, फाइनेंस काउंटर से कल एनबीएफसी से फाइनेंस से वहां मूव थी, लेकिन आज वो पार्टिसिपेशन मिसिंग थी। आज जो क्लियर लीडरशिप दिख रही थी, जो स्ट्रेंथ दिख रही थी, वो सेगमेंट है ऑटो सेगमेंट। बड़ी रिपोर्ट्स आइशर मोटर पर थी जेफरीज की, उसके अलावा इनके ऑटो सेल्स डेटा आना है, इसलिए टू व्हीलर सेगमेंट हो, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट हो और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, सब जगह पर आपको मूव दिखी। पहले 5 बड़े काउंटर्स आप देखें तो उसमें आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, ये ऑटो पैक से काउंटर्स हैं। इसके अलावा टाटा स्टील पर भी मूडीज का जो अपग्रेड है उसके आप ये भी सेकंड हाईएस्ट गेनर, 2% की तेजी वहां है। एफएमसीजी के लार्ज कैप एफएमसीजी हो, चाहे वो ब्रिटानिया हो, नेस्ले हो, कोलपैल हो, वहां पर आपको मूव क्लियरली दिख रही है। सीमेंट काउंटर्स एक मूवमेंट में है क्योंकि इनके प्राइस हाइक की खबरें हैं। ग्रासिम जैसे काउंटर्स में मूव आपको दिखाई दे रहे हैं। और इनफैक्ट आप मेटल्स पैक में ही देखें, टाटा स्टील तो या हिंडाल्को भी आपको आधे % की बढ़त के साथ, इनफैक्ट पूरे दिन आप थोड़ा लगाड़ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी मेटल पैक आपको बेटर परफॉर्म करते हुए जाते समय क्लोजिंग ट्रेड में दिखाई दे रहे हैं। गिरने वाले स्टॉक्स में बैंक्स आज क्लियरली लगाड़ हैं। इंडसइंड बैंक की बात हो, कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो, फाइनेंस काउंटर्स बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक जैसे लार्ज प्राइवेट बैंक्स हो, क्लियरली लगाट है। आईटी काउंटर से आज कंट्रीब्यूशन नहीं आया क्योंकि ग्लोबली भी आप वीकनेस देख रहे हैं। कल जो एक था वो टेक्निकल बाउंस बैक सब जैसा दिखाई दिया आपको यूएस मार्केट से, लेकिन टेक महिंद्रा, इन्फोसिस की बात हो और दूसरे एलटीआई माइंट्री की जैसे बात हो, उनमें आपको क्लियरली आज प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। हॉस्पिटल काउंटर्स में अपोलो जैसे काउंटर्स में एक मूव थी आज। फोर्टिस जैसे काउंटर हालांकि मिड कैप स्पेस में बेटर चल रहा है, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी में मूव आपको दिख रही है। डिक्सन जैसे स्टॉक्स, वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स, मिड कैप के जो स्पेशली जो फेवरेट काउंटर्स जो ट्रेडर्स के रडार पे रहते हैं, उनमें आपको एक अच्छी मूव फिर से आती हुई दिख रही है। पूनावाला में भी इनका एक टाइप इंडसइंड से हुआ, जिसके चलते आप पूनावाला में भी एक मूव देख रहे हैं। और गिरने वाले काउंटर्स में मिड कैप में आप बात करें तो बैंक्स जो 2-3 दिन से आपको पीएसयू, पिछले शुक्रवार से ही आपको जो पीएसयू मिड कैप पीएसयू बैंक्स में एक मूव देखने को मिली थी बॉन्ड इंक्लूजन के बाद से, वहां आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रही है। यूनियन बैंक जैसे काउंटर्स हो, कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स हो, उनमें आपको एक मूव दिख रही है। कल रियल एस्टेट पैक में भी इनफैक्ट आपको मूव दिख रही थी, वहां पर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो गेन्स जो है, जो मोमेंटम है वो सस्टेन नहीं हो रहा, बहुत जल्दी चर्निंग हो रही है और आपको 1-2 दिन से तो मूवमेंट क्लियरली ऑटो स्पेस में भी दिख रही है। लेट्स नॉट फॉरगेट वी आर नियर द मंथ एंड जहां पर सेल्स फिगर्स भी आती हैं। सो वो एक रीजन है कि आप देख रहे हैं कि मोमेंटम अच्छा, प्लस अच्छे अपग्रेड्स और बुलिश व्यू जिस तरह की आया है एस्कॉट्स, आइशर का पूरी स्पेस के लिए भी एक मोमेंटम था। लेकिन अभी फिलहाल स्मॉल कैप में आप देखें तो कुछ काउंटर्स जो केमिकल स्पेस से, दीपक फर्टिलाइजर जैसे काउंटर में 6-6.5% की मूव वहां देखने को मिल रही है। ब्राइटकॉम थोड़ा सा रिकवर हुआ है, बहुत स्लैम्ड हुआ है, बहुत हैमर डाउन हुआ है ये, लेकिन यहाँ बहुत रिकवरी अब दिख भी रही है 5% की, पर न्यूज़ काफ़ी नेगेटिव थी। पॉलीप्लेक्स जैसे काउंटर, बीडीएल जैसे काउंटर्स और इनफैक्ट जेंसर टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिख रही है। तो क्लियरली आपको अगर लीडरशिप की वजह के लिहाज से देखें तो ऑटो पैक में एक अच्छी स्ट्रेंथ, बैंक्स लगाट, आईटी लगाट, ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। और सिलेक्ट स्टॉक्स जो हैं एफएमसीजी के, लार्ज कैप एफएमसीजी के स्टॉक्स, उनमें अच्छी मूव दिखाई दे रही है। एमसीएक्स जैसे स्टॉक्स में आज भी आपको एक मूव दिखाई दे रही है। डिक्सन जैसे स्टॉक्स, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स में आपको एक मूव दिखाई दे रहा है। और सीमेंट स्पेस में अच्छे ओपन इंटरेस्ट भी है, रोल ओवर फिगर्स भी वहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो उन स्टॉक्स को जरूर रडार पर रखना चाहिए। ओवरऑल बहुत ही टाइट रेंज में आज के दिन भी आपको इंडेक्स के लिहाज से ट्रेड वाला, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक और इन पॉकेट्स में एक्शन आपको क्लियरली देखने को मिला। ओवरऑल फिर से एक और लल डे था और मंथ एंड की एक्सपायरी भी और वीकली एक्सपायरी के और नियर हम थर्सडे को वीकली एक्सपायरी और मंथ एंड की एक्सपायरी भी है, तो ये हैंगओवर क्या तब तक रहेगा एक बार देखना होगा। लेकिन ऑटो सेक्टर इज डूइंग वेल और साथ ही कुछ सिलेक्टिव मेटल्स भी। शो को फिलहाल यही वाइंड अप करते हैं। हमारे सारे एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डिम्पी और अभिषेक को दीजिए इजाजत। अगला शो कल की तैयारी आप प्रशांत के साथ देखिए।